से आप मंत्रोच्चारण सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां सभी के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें लाओस की धरती से इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है। एज यूजुअल रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। तो ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये कह दिया कि जब पाकिस्तान की बात आई तो पीएम मोदी ने यह कहा कि कई सदियों से हमने इनको हराया है और मैं अकेले पाकिस्तान से डील करूंगा। अभी तब तो अमेरिकन जो थे वो सारे के सारे लगे हुए थे कि तालिबान कैसे खत्म करने हैं, अलकायदा को कैसे खत्म करना है, इस पूरे खित्ते के अंदर करना क्या है। अब देखना यह है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के इन नताइज के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली के लिए आखिर क्या इकदामात उठाते हैं। So here is my commitment to you on the solemn date. I will not allow the Jewish state to be threatened with destruction. I will not allow another Holocaust of the Jewish people. I will not allow a jihad to be waged on America or our allies. वो मुझे याद है पीटीआई के लोग कहते थे देखो यार अजीब सी बात है, हम जलसे का ऐलान करते हैं, नवाज शरीफ जो है ना वो इंडिया मोदी को आंख मारता है, मोदी हमारे फौजी मार देता है। Modi. But on the outside he looks like he's your father. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. If I am not wrong, तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। लेके गया है पाकिस्तान क्यों नहीं गया ऊपर, नेपाल क्यों नहीं ऊपर गया, जिम्बाब्वे क्यों नहीं गया, श्रीलंका क्यों नहीं गया। ठीक है, जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करेगा वो इकोनॉमिकली ठीक है ऊपर जाएगा। इस्लामाबाद की किलाबंदी को देखकर दूसरी जंग अजीम के दौर के शहरों की याद आने लगती है। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हुए हैं और कहा यह गया कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी का विजन है। ये एक ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसके अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स और एक जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडो पैसिफिक में नजर आ रही है उसके ऊपर इंडिया की बड़ी गहरी नजर है। ये बात भी आप याद रखें। और फिर इसमें यह कहा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो है उसको देखा जा रहा है और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हुए हैं और कहा यह गया कि ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी का विजन है। ये इंडिया के प्रधानमंत्री जो हैं उनका विजन है और उनकी लीडरशिप का विजन है। तो ऑब्वियसली ये तो फिर ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कर देती हैं इन मीटिंग्स को। अच्छा, अब उन्होंने बातचीत करते हुए क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा इसमें जो अभी तक बातचीत सामने पहुंची, उन्होंने कहा वी आर पीसफुल कंट्रीज और हमारे सामने जो इंडो पैसिफिक में चैलेंजेस हैं और वो चैलेंजेस ये कि कैसे पीसफुल बनाया जा सके रीजन को और स्टेबिलिटी ला सके हम रीजन में मिलकर, ये हमें देखना होगा। और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए ऑब्वियसली आप जान सकते हैं कि उनका वहां पर पहुंचना इस वक्त कितना अहम है। अब इसलिए भी कि ये कोई एक या दो कंट्रीज के बीच की मीटिंग नहीं है, ये जितने भी आसियान कंट्रीज हैं वो सब वहां पर मौजूद हैं। और इसमें अभी ये कहा जा रहा है कि उनके किस किस के साथ बायलैटरल होंगे, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे कंट्रीज जो हैं उनके साथ तो है, लेकिन क्या कुछ ऐसे कंट्रीज जो हैं क्या उनके साथ भी उनके बायलैटरल मीटिंग्स होंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो है हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है उसको 10 साल हो गए हैं। अब फिर इसके अंदर ये भी है, जैसे उन्होंने कहा कि वी आर पीसफुल कंट्रीज और उन्होंने कहा वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेशनल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी एंड वी आर कमिटेड टू द ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। फिर उनका कहना था आई बिलीव दैट द 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंडिया एंड आसियान कंट्रीज। और फिर उन्होंने कहा कि टुडे व्हेन देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द फ्रेंडशिप कोऑपरेशन डायलॉग एंड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एंड आसियान आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो सब बातें जो देखें जो मैं आपको कहती थी जो इसके एंगल्स हैं आसियान के, उसका उन्होंने भी कुछ हिंट दिया है कुछ चीज़ों का इसके अंदर। अच्छा, अब आपको पता है कि लास्ट ईयर मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो दैट वाज स्टार्टेड फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और अगर आप पिछले 10 साल उठाकर देख लें तो जो बिजनेस है
आसियान के साथ इंडिया का, आप देखिए बल्कि इस पूरे रीजन में आप इसका बिजनेस देख लीजिए, इन सब का वो तकरीबन डबल हो चुका है और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 130 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। आप ये देखिए कि इसकी एक बड़ी अहम बात जो है वो क्या है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान नहीं गए। मोदी साहब पाकिस्तान एससीओ अटेंड करने नहीं जा रहे। एससीओ तो अटेंड करने नहीं जा रहे ना, वो तो उनकी तरफ से जब ये कह दिया गया कि डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं, तो अगर डॉक्टर जयशंकर चले गए तो फिर ऑब्वियसली वो तो साफ हो गया, स्टार्ट से ही पता है, ये तो शुरू से ये देखिए यहाँ तक बात की जा रही थी ना कि जी आसियान में कोई भी नहीं जाएगा इंडिया की तरफ से, कोई जो पहले ये कहा गया कि जी ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन फिर ये खबर जो है हमारे ही प्रोग्राम में हमने ब्रेक की थी अभिजीत आयर मित्रा ने आकर के, जी डॉक्टर जयशंकर जा रहे हैं। तो अगर डॉक्टर जयशंकर भी जा रहे हैं तो मोदी साहब तो नहीं जा रहे ना पाकिस्तान। तो आसियान की जो समिट है उसके लिए वो जाते हैं वहां पर, और भी हर जगह जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा रहे। अब ऑब्वियसली ये जो है पाकिस्तान से जो ताल्लुकात हैं वो कैसे जाएंगे, जब तक रिलेशंस दोनों कंट्रीज के ठीक नहीं होते वो क्यों जाएंगे, बात ये ना। और रिलेशंस ठीक होने की तो पता नहीं कहीं दूर दूर तक हालात जो हैं वो नजर भी नहीं आ रहे। कहा जा रहा है कि आसियान और जो चाइना की जो पार्टनरशिप है इट गोज वे बियॉन्ड, ठीक है जी, बड़े पुरानी एक तो है, और दूसरा ये है कि ये तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो 900 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना और आसियान की। इंडियंस बीच में आ गए हैं और इंडियंस कह रहे हैं कि हमें ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए विद आसियान। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान, फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं, ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि वीडियो में चर्चा की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान से काफ़ी समस्या, हालांकि पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान से समस्याएं झेलता आ रहा है। लेकिन मैंने एक समय जब मैं वो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने कहा था कि तब मैंने मोदी जी से बात की थी कि मैं आपकी मदद करूंगा, तो उन्होंने कहा था कि इस देश से तो हम काफ़ी समय से लड़ते आ रहे हैं तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते भले ही शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब दुश्मनों की बात आती है तो उन्हें पेलने के लिए वो फिर अपना योगी आदित्यनाथ वाला रूप ले आते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो देखिए पाकिस्तान को उन्होंने काउंटर किया है, लेकिन तरीका दूसरा है, उसे बिल्कुल साइलेंट कर दिया दुनिया भर में। जो पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, चाइना, कहीं भी दुनिया की किसी भी कंट्री में जाता था तो वहाँ से बाकायदा उनको पैसा मिल जाता था, और पैसे का इस्तेमाल किस काम के लिए करते थे, ये स्वाभाविक सी बात है, कुछ अपनी अय्यासियों के लिए, बाकी आतंकवाद फैलाने के लिए। कभी उन्होंने अपने देश की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं। जो देश की जनता भी हालांकि दिमाग से पैदल है, जब दिमाग से पैदल जनता ही है तो उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए करके भी क्या करोगे, वो आप ही को नुकसान पहुंचाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत समय से खतरा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि एलिमिनेट कर दिया दुनिया से। आज देखिए, पहले कभी भी 57 इस्लामिक कंट्री या OIC उनका बिल्कुल समूह बैठता था और कश्मीर के मुद्दे पर उंगली करते थे। अब तुर्की बचा था, वो तक नहीं बोला कश्मीर पर। वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि भारत ने अब सभी को उनकी भाषा में जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। तुर्की के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं उन्हें भारत ने बेहतरीन ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें देना शुरू कर दिया है। तो तुर्की समझ गया कि कश्मीर बाद में जाएंगे यहीं उलझा देगा भारत, तो इसलिए शांत रहना ही ठीक है। अब सीधी सी बात है, भारत के ही पड़ोसी थोड़ी भारत के दुश्मन है, हर देश के अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन रहते हैं। अमेरिका को छोड़कर सभी के अड़ोसी पड़ोसी के दुश्मन हैं। अमेरिका में ऐसी समस्या नहीं है। अब देखा जाए तो देखिए, हालांकि बिना किसी सपोर्ट के पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं सकता। अमेरिका ने सपोर्ट दिया, सऊदी अरब के माध्यम से दिलवाया, UAE के माध्यम से दिलवाया, कई कंट्रियों ने उसे समर्थन दिया, तब जाकर वो भारत को नुकसान पहुंचा रहा था, वरना ऐसे उसकी क्षमता नहीं थी भारत को नुकसान पहुंचाने की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये सब
नीतियां अपनाएं। स्वाभाविक सी बात है, अब हम सऊदी अरब से लाखों करोड़ रुपए का ऑयल खरीद रहे हैं और वो उसमें से पैसा भीख के तौर पर पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है। तो आप सोचिए कि भारत कैसे लोग चला रहे थे भारत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हमसे ऑयल भी खरीद रहे हो, पैसा भी कमा रहे, मतलब हमसे ऑयल बेचकर हमसे पैसा भी कमा रहे हो और हमारे दुश्मनों को सपोर्ट भी दे रहे हो, मतलब दो नाव में पैर रखने की कोशिश कर रहा हो। तो अब एक पाँव में पैर रख लो, या तो पाकिस्तान से रिश्ते रखो या भारत से रखो। तो उनको समझ आ गया कि भारत से रखने में फ़ायदा है, जहाँ से लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं उसी से रिश्ता रखने में फ़ायदा है। एक को तो देना पड़ेगा, उससे मिलना तो कुछ है ही नहीं, और जब हमारे पास ही नहीं आएगा तो उसे कहाँ से देंगे। सीधी सी बात है, जब मैं ही नहीं कमाऊँगा तो मैं अपने चेले चपाटों को पैसे कहाँ से दूंगा। जब मेरी स्थिति ख़राब हो जाएगी, 1000 रुपये अगर मैं कमाऊँगा तो 100-200 रुपये चेले चपाटों को दे सकता हूँ, लेकिन मेरा 1000 रुपये आना बंद हो गया तो चेले चपाटों को कहाँ से देंगे, कर्ज लेके थोड़ी ना दूंगा। तो ये बात उन लोगों को समझ आई। अब हालांकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, वो कह रहा है कि कश्मीर में अब शायद धारा 370 वापस आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे सरकार उन लोगों की बन गई है। अब आप बताइए कि भैया आप कहाँ बैठे हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हो और आपको इतनी सी भी अकल नहीं है कि भाई केंद्र सरकार का काम है, कश्मीर में पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में है, बस योजना वगैरह लागू करने के लिए वहाँ पर सरकार है, क्योंकि सेंसिटिव मसला है वो। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्रालय के हाथ में है। इनकी क्या विसाद है कि ये 370 वापस लाएंगे। 370 वापस लाने के लिए केंद्र में सरकार बनानी पड़ेगी। केंद्र में सरकार बनने के बाद आप सपने देख सकते हो, राज्य में सरकार बनाने के बाद आप सोच रहे हो 2 मिनट लगेंगे राष्ट्रपति शासन लगाने में। अगर ये लोग सीमा पार करते हैं तो मतलब अगर ऐसा कुछ करते हैं जिससे भारत के हितों को नुकसान हो, कश्मीर में कुछ डिस्टरबेंस हो, तो बिल्कुल दोबारा से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और जो कश्मीर को में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनके साथ वही होगा जो पाकिस्तान के दलाल एक समय कश्मीर में हुआ करते थे, उनके साथ हुआ है। तो सीधी सी बात है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, अब आप देख लीजिए किस लेवल के धूर्त लोग बैठे हुए हैं, मतलब क्या क्या उम्मीद है। जिस तरह अब इनको पता होना चाहिए जो चूरन आप अपनी आवाम में ठोक रहे हो, इसी तरह का चूरन ये लोग पब्लिक में देकर सत्ता में आए। और मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा हैं, मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देते। हिंदुओं से इतनी ही नफरत है कि बीजेपी को वोट नहीं दे सकते। जो पार्टी भी हिंदुओं की बात करेगी उसे मुसलमान किसी भी कीमत पर वोट नहीं दे सकता। ये स्वाभाविक सी बात है, अब इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हिंदुओं को सोचना है कि वो किसे वोट करते हैं और वो खुद पिलना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, वो उनके हाथ में। बीजेपी को वोट देते रहेंगे, बचे रहेंगे। अगर किसी और दूसरी पार्टी के को वोट देते हैं तो फिर वो इनका रिमांड वोट लेने के बाद भी लेगी। तो ये बात खैर अंदर की बात है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान से खतरा रहा और मोदी जी ने काउंटर किया है। ऐसी बात नहीं है काउंटर नहीं किया, बिल्कुल काउंटर किया है। आज पाकिस्तान की ये स्थिति मोदी जी के कारण हुई है, वरना आपको पता नहीं होगा कि 2014 से पहले पाकिस्तान बहुत बड़े लेवल पर जाली नोट बनाता था इंडियन, और वो भारत भेजता था। मतलब इन पूरे देश में जाली नोटों का उसने एक कह सकते हैं फैक्ट्री चला रखी थी और उसका मस्त काम चल रहा था। हर दिन आतंकी हमले, हर दिन सीज़फायर का उल्लंघन, और बढ़िया जहाँ से चाहिए वहाँ से पैसा मिल रहा था। लेकिन वो सब बिल्कुल साइलेंट कर दिया। आज भीख मांगने की नौबत आ गई पाकिस्तान की। वो किस लिए आ गई? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एग्रेशन दिखाया है। हालांकि ये एग्रेशन वो नहीं है जो दुनिया के बाकी कंट्रीज़ दिखाते हैं, ये साइलेंट एग्रेशन है, अंदर खाने। भारत सरकार देखिए तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देती, वो आगे पीछे सब सोच समझकर फिर रिस्पॉन्स देना होता है, वो रिस्पॉन्स देती है। तो भारत सरकार का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है और इसी के कारण पाकिस्तान की आज ये स्थिति है।